हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट को आज हम लोग ब्रेक करने का प्रयास करेंगे और आखिर इस वीडियो में देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत BPSC द्वारा जो पूर्व में परीक्षाएं आयोजित करवाई गई हैं, यानी कि BPSC का प्रीवियस ईयर पेपर प्रश्न पत्र को एनालिसिस करने के उपरांत इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो कि 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को डिवीजन करते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत सामान्य तौर पर 66वीं BPSC के उपरांत यानी कि BPSC द्वारा जो 66वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी उस समय से लेकर 71 BPSC की प्रारंभिक परीक्षाएं तक के प्रश्न पत्र को एनालिसिस करने के उपरांत यानी कि प्रश्न पत्र को एनालिसिस किया गया है और इस एनालिसिस करने के उपरांत यह निकल कर सामने आया है कि BPSC ने अपनी प्रारंभिक परीक्षाओं में देखिए, जब 66वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी उस समय अनुसूची से सामान्यतः 0 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन जब 67वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करवाई गई तो अनुसूची से यानी कि शेड्यूल से टोटल 1 प्रश्न पूछे गए हैं 67वीं BPSC में। उसी प्रकार से 69th BPSC में अनुसूची से 2 प्रश्न पूछे गए और 71 BPSC में अनुसूची से भी 2 प्रश्न पूछे गए, यानी कि जो अनुसूची टॉपिक है वह इम्पोर्टेंट हो जाता है किसके लिए, 72 BPSC के लिए अनुसूची टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम लोग FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार में 69th BPSC में टोटल 2 प्रश्न पूछे गए हैं और 71 BPSC में 1 प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि मूल अधिकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मूल अधिकार का जो टॉपिक है वह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट यदि हम लोग अनुच्छेद की बात करें तो ध्यान दीजिए, अनुच्छेद से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 66 BPSC में भी अनुच्छेद से 2 प्रश्न पूछे गए। 66 BPSC का जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी अनुच्छेद से 2 प्रश्न पूछे गए। 67वीं BPSC में भी 2 प्रश्न पूछे गए। 68th BPSC में 1 प्रश्न पूछे गए। इसी प्रकार से 70वीं BPSC में भी अनुच्छेद से 2 प्रश्न पूछे गए, यानी कि अनुच्छेद जो टॉपिक है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यदि हम लोग न्यायपालिका की बात करें, इस न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय दोनों शामिल हैं, जिसमें 66वीं BPSC द्वारा जो री एग्ज़ाम करवाया गया उसमें 1 प्रश्न पूछा गया है न्यायपालिका से। इसी प्रकार से न्यायपालिका से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देखिए, एक प्रश्न तो है। 69th BPSC में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 70वीं BPSC में 2 प्रश्न पूछा गया है। 71 BPSC में भी 1 प्रश्न पूछा गया है, यानी कि न्यायपालिका जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यदि हम लोग राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल से BPSC में सामान्यतः कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे कि 66वीं BPSC का सिर्फ री एग्ज़ाम और 69वीं BPSC की जो प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित करवाई गई उसमें यानी कि 66 से लेकर 71 BPSC तक मात्र 2 प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है संविधान संशोधन। यदि संविधान संशोधन की बात करें तो इससे भी लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। 66 BPSC में 1 प्रश्न पूछा गया। 66 BPSC का जो री एग्ज़ाम आयोजित करवाएगा उसमें भी संविधान संशोधन से 1 प्रश्न पूछे गए हैं। यदि हम लोग 69th BPSC की बात करें तो देखिए इसमें भी 2 प्रश्न पूछा गया है संविधान संशोधन से। 70वीं BPSC में भी 3 प्रश्न पूछा गया है संविधान संशोधन से, यानी कि संविधान संशोधन से लगातार BPSC द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध। यदि हम लोग केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो ये सामान्य तौर पर इसे हम लोग संघवाद टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध जिसमें सामान्यतः केंद्र में राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ आदि का वर्णन किया गया है केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत। तो केंद्र राज्य संबंध से सामान्यतः कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देखिए 66वीं BPSC का जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें केंद्र राज्य संबंध से 2 प्रश्न पूछे गए, लेकिन 67वीं का री एग्ज़ाम और 68वीं इन तीनों वर्ष में केंद्र राज्य संबंध से 1 प्रश्न भी नहीं पूछे गए हैं। इसी प्रकार से यदि हम लोग 69th BPSC की बात करें तो 69th BPSC में केंद्र राज्य संबंध से 1 प्रश्न पूछा गया है, लेकिन 69th BPSC के बाद जैसे 70वीं BPSC और 71st BPSC के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुए उसमें केंद्र राज्य संबंध से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं।
डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी से 69th बीपीएससी में और 71st बीपीएससी के जो प्रीलिम्स एग्जाम हुए उसमें केंद्र राज्य संबंध से प्रश्न पूछे गए हैं। सॉरी, डीपीएसपी से इसमें प्रश्न पूछा गया है। लेकिन यदि हम लोग अब पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से भी लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। 66 में प्रश्न पूछा गया, तो वहीं 71st बीपीएससी में भी प्रश्न पूछे गए हैं। 68 बीपीएससी में भी 3 प्रश्न पूछा गया है। 68 बीपीएससी के साथ साथ जो 67th बीपीएससी का री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि पंचायती राज जो व्यवस्था है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पंचायती राज व्यवस्था से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, यदि हम लोग संविधान निर्माण की बात करें तो संविधान निर्माण से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे 66 बीपीएससी में 1 प्रश्न पूछा गया, तो इसका जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी 1 प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार से देखिए, 70वीं बीपीएससी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 68 बीपीएससी में 1 प्रश्न पूछा गया है। 67 का री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम लोग संसद की बात करें तो संसद तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। संसद की यदि बात किया जाए तो 66 बीपीएससी के री एग्जाम में 1 प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन यदि हम लोग 70वीं बीपीएससी की बात करें तो 70वीं बीपीएससी और 71 बीपीएससी ये दोनों में संसद से 3-3 प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। यानी कि संसद काफ़ी महत्वपूर्ण है 72 बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट, यदि हम लोग उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति टॉपिक की बात करें तो सामान्य तौर पर उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति के टॉपिक से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, यदि देखा जाए तो 68, 69, 70 इन 3 वर्षों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति टॉपिक से बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। हाँ, 71 बीपीएससी में जो राष्ट्रपति टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वो सामान्य तौर पर पॉलिटिकल करेंट अफेयर से संबंधित है, तो इसीलिए इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग से भी लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, एक प्रश्न यानी कि 67, 68 और ये 71 लगातार संवैधानिक आयोग से प्रश्न पूछे गए हैं। और नेक्स्ट है राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप देखें, यहाँ जो 67वीं का प्रश्न पेपर हुए उसमें भी 1 प्रश्न पूछा गया, 70वीं में भी 1 प्रश्न पूछे गए हैं और 71st बीपीएससी में भी 1 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि ये जो मैंने बताया वो टोटल एक संक्षिप्त में इसे बता दिया कि किन किन टॉपिक से इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत किन किन टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 66वीं बीपीएससी हो या 67th बीपीएससी हो या 68 हो या 69 या 71 हो, इन सारे पीवाईक्यू में इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है उस टॉपिक को मैंने एनालिसिस करने के तत्पश्चात प्रश्न बता दिया मैं कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हुआ है इम्पोर्टेंट चैप्टर। यदि हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करें तो इम्पोर्टेंट चैप्टर के पहले हम लोग सोर्स देखते हैं कि आखिर किस सोर्स से, यानी कि इंडियन पॉलिटी का क्या सोर्स होगा, किस बुक से हमें इंडियन पॉलिटी को कवर करना है। तो इंडियन पॉलिटी को कवर करने के सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो एनसीईआरटी की बुक है जिसमें संविधान का जो बुक दिया हुआ है, एनसीईआरटी का बुक में जो पॉलिटी का एक है संविधान, उस बुक को आपको ज़रूर कवर करना है। यानी कि उस बुक को आपको पढ़ने के साथ साथ जो मेन आपका सोर्स होगा वह होगा एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बुक आपको कवर करना है। और जो एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बुक होगी वो आपका मेन सोर्स होगा किसके लिए? तो इंडियन पॉलिटी के लिए वो आपका मेन सोर्स होगा कौन? तो इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की, वो आपका मेन सोर्स होगा। अब हम लोग इस एम लक्ष्मीकांत के अंतर्गत यदि हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करें कि आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन इसे डिस्कस करने के पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPC सेंटर द्वारा 72 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तेजस 2.0 नाम से एक करेंट अफेयर्स का प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत आपको जनवरी 2025 से, ध्यान दीजिए, इस तेजस 2.0 बैच के अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर 72 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने तक आपको करेंट अफेयर्स के नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन, बिहार मासिक करेंट अफेयर्स,
पीआईबी नोट्स, ये जो पीआईबी है वह हर 15 दिन पर पीआईबी का अपडेट्स दिया जाता है। इसके साथ साथ सेंटर एवं बिहार दोनों का इकोनॉमिक सर्वे और बजट अब का नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य विशेषता है इस करंट अफेयर्स बैच की वह है जनवरी 2025 से लेकर प्रीलिम्स एग्जाम होने तक न्यूज़पेपर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी आपको इसमें अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके लिए टोटल चार्ज 399 आपको पेमेंट करना है 8375934036 या 9870564701। ये दो में से किसी भी एक नंबर पर पेमेंट करने के उपरांत पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा वह इसी दो में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। तो चलिए अब हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करते हैं कि आखिर इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट। हाँ, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर करने के पहले एक महत्वपूर्ण सूचना की जो मैं बताया कि पॉलिटिकल करंट इवेंट से प्रश्न पूछा गया है, तो एक महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर पॉलिटी में कौन सा करंट अफेयर्स हो सकता है। तो पॉलिटी में करंट अफेयर्स कहने का मेरा मतलब हो गया, जैसे देखिए 71 बीपीएससी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न है कि मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है। तो ये कहीं ना कहीं चूँकि पॉलिटी यानी कि इलेक्शन से संबंधित है, इसीलिए इसे पॉलिटी का करंट इवेंट्स यानी कि पॉलिटिकल करंट अफेयर्स बोला गया। नेक्स्ट है कि किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी में से एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। तो चूंकि ये जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन से संबंधित है और जो इलेक्शन है वह मुख्य रूप से इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट का पार्ट है, इसीलिए इसे पॉलिटिकल करंट अफेयर्स के रूप में मैं इसे एक सेपरेट टॉपिक के अंतर्गत इसे डिवाइड किया हूँ। तो चलिए आप लोग समझ गए पॉलिटिकल करंट अफेयर्स। अब हम लोग मेन सोर्स पर आते हैं कि आखिर एम लक्ष्मीकांत बुक के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि कवर करना है। तो नेक्स्ट है जो कि पहला नंबर पॉइंट है वह है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट एक्ट करना है कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख अधिनियम हैं और उस प्रमुख अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो सारे कवर करना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत। जैसे यदि बात किया जाए 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके अंतर्गत 2 मुख्य विशेषता किया गया था। पहली जो विशेषता थी वह कहीं एजुकेशन पर 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था, और जो दूसरी इसकी मुख्य विशेषता थी वह कि ईसाई पादरियों को धर्म प्रचार की भारत में छूट प्रदान की गई थी, यानी कि अब जो ईसाई पादरी थे वे भारत में धर्म प्रचार के लिए आ सकते थे। ये इस प्रकार से आपको सारे एक्ट का यानी कि सारे अधिनियम के महत्वपूर्ण विशेषता को आपको नोट कर लेना है और उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। नेक्स्ट है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण में आपको देखना है कि संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, उस संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, क्या क्या समितियां थी, ये सारे आपको देखना है संविधान का निर्माण के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है संघ एवं उसका क्षेत्र। तो संघ एवं उसका क्षेत्र की बात करें तो बेसिकली इसमें आ जाता है कि राज्यों का निर्माण किस प्रकार से होता है, वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, स्वतंत्रता के समय राज्यों को कितने क्षेत्र में, स्वतंत्रता के समय राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। तो यह है संघ एवं उसका क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट फैक्ट्स है जो कि 7वां नंबर चैप्टर हुआ है मूल अधिकार। देखिए मूल अधिकार बीपीएससी के लिए काफ़ी एक हॉट टॉपिक रहा है। बीपीएससी द्वारा हमेशा मूल अधिकार से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा डीपीएसपी भी साथ साथ में करना है। हाँ, जब आप मूल अधिकार करेंगे तो मूल अधिकार के साथ साथ ही आपको फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण है बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इसके अलावा बात करें तो मूल संरचना। जब आप मूल संरचना को कवर करेंगे तो मूल संरचना को सेपरेट यानी कि अलग से कवर करने के स्थान पर इसे मूल संरचना को जुडिशियरी यानी कि जब न्यायपालिका का टॉपिक कवर करेंगे तो न्यायपालिका के टॉपिक के साथ साथ ही आपको मूल संरचना का टॉपिक भी कवर कर लेना है।
नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध। ये जो नंबरिंग किया हुआ है यह लक्ष्मीकांत के चैप्टर है। जैसे 13 नंबर चैप्टर में है संघीय व्यवस्था और 14 नंबर चैप्टर में है केंद्र राज्य संबंध। तो संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध दोनों को एक साथ पढ़ना, काफ़ी इसे डीपली पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है तो संघीय व्यवस्था केंद्र राज्य संबंध से जो प्रश्न है वह कथन एवं कारक या स्टेटमेंट वाइज भी संघीय व्यवस्था एवं केंद्र राज्य संबंध से प्रश्न पूछ लिए जाएं। तो इसीलिए संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध को काफ़ी डीपली कवर करना है। जब संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध करेंगे तो उसी के साथ साथ आपको आपातकालीन प्रावधान भी कर लेने हैं। जैसे कौन कौन से आपातकालीन प्रावधान, तो आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360, ये जो ऐसे 3 संविधान के आर्टिकल हैं जिसमें आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजंस का वर्णन किया गया है। तो यह हो गया आपातकालीन प्रावधान। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये 2 टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति टॉपिक को भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जब ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो इसके अलावा आपको संसद और संसदीय समितियां भी कवर कर लेनी हैं। देखिए पिछले बार यानी कि जब 71 बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, इस 71 बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में संसद से एक प्रश्न पूछा गया था संभवतः कि कटौती प्रस्ताव का क्या मतलब है। तो 71 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया कटौती प्रस्ताव। तो आप जब संसद टॉपिक को कवर करेंगे तो इसे पूरा डीपली कवर करेंगे कि संसदीय समितियां क्या है, संसद में अविश्वास प्रस्ताव क्या है, निंदा प्रस्ताव क्या है, कटौती प्रस्ताव क्या है, ये सारे आपको ध्यान से कवर करना है। संसद में किस स्थिति में, जब संसद टॉपिक को कवर करेंगे तो यह भी ध्यान देंगे कि किस स्थिति में जो कोई भी विधेयक है वो लैप्स हो जाता है, यानी कि विधेयक लैप्स है वह किस स्थिति में विधेयक लैप्स हो जाता है। ये जो सेक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में भी कई बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं कि किस स्थिति में विधेयक जो है वह गिर गया है या किस स्थिति में विधेयक जो है वह स्वतः लैप्स हो गया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय कवर करना है। नेक्स्ट है राज्यपाल और मुख्यमंत्री। देखिए राज्यपाल का जो टॉपिक है वह हमेशा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि बीपीएससी द्वारा पूर्व में राज्यपाल टॉपिक को मेंस एग्जाम में कई बार मेंस एग्जाम में राज्यपाल टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम में भी राज्यपाल टॉपिक से संबंधित, जैसे मानकर चलते हैं कि एसआर बम्बई जो केस आया था, एसआर बम्बई केस के संबंध में यदि प्रश्न पूछ लेता है तो एसआर बम्बई केस कहीं ना कहीं राज्यपाल एवं विधानपालिका से ही रिलेटेड है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि राज्यपाल जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भी आपको कवर करने हैं। हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री में बदलाव हुए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जो माननीय नीतीश कुमार थे वे त्यागपत्र दिए, अब बिहार में नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के कार्य अधिकार, मुख्यमंत्री के कौन कौन से संबंधित अनुच्छेद हैं, ये सारे आपको कवर करना है मुख्यमंत्री के अंतर्गत। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं तो वह है राज्य मंत्रिपरिषद और राज्य विधानमंडल। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय भी आपको कवर करना है। जैसे यदि आप सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ आपको उच्च न्यायालय भी कवर करने हैं कि उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। जैसे ही आप अनुच्छेद को कवर करेंगे, अनुच्छेद को कवर करने के बाद यहाँ ध्यान देना है कि उच्च न्यायालय के कार्य एवं अधिकार क्या है। उच्च न्यायालय के कार्य एवं अधिकार के अलावा आपको यह भी देखना है कि उच्च न्यायालय की जो रीट जारी करने की शक्ति है वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति से किस प्रकार विस्तृत है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह आर्टिकल 32 के अंतर्गत रीट जारी करती है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वह आर्टिकल 226 के अंतर्गत रीट जारी करती है। और इसके अंतर्गत यदि रीट जारी करने की शक्ति की बात किया जाए तो जो उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति है वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने की तुलना में विस्तृत है। तो चलिए इसके बाद यदि बात किया जाए तो इसके बाद आपको क्या कर लेना है, तो अधीनस्थ न्यायालय कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है राज्यों के लिए विशेष उपबंध, जो संभवतः आर्टिकल 371 की चर्चा की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 371 A, B, C, D, E, F, G, H, I, इस प्रकार से जो 371 आर्टिकल के अंतर्गत कई सारे भारत के ऐसे राज्य हैं उनके लिए विशेष उपबंध की चर्चा की गई है, तो आपको इसे कवर कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है
पंचायती राज यानी कि स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज के साथ साथ आपको नगर पंचायत भी इसमें कवर करना है। जब आप पंचायती राज और नगर पंचायत का अध्ययन करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से यह देखना है कि पंचायती राज जो टॉपिक है, इस पंचायती राज के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, राज्य वित्त आयोग का वर्णन किसमें किया गया है। यदि हम लोग पंचायती राज की बात करें तो राज्य वित्त आयोग भी आपको देख कवर कर लेना है। राज्य वित्त आयोग के साथ साथ पंचायतों में आरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। इसके अलावा पंचायतों का चुनाव का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। इसके साथ साथ जो पंचायती राज में मुख्य यह पढ़ना है आपको कि पंचायती राज के अंतर्गत टोटल जो 29 विषयों को शामिल किया गया है, उनमें कौन कौन से विषय हैं। जब आप 66वीं का आप जब संभवतः प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से विषयों को शामिल नहीं किया गया है। और इसी प्रकार से जब यदि आप नगर पंचायत की बात करेंगे तो नगर पंचायत में भी टोटल जो 18 विषयों को शामिल किया गया है, उनमें भी कौन कौन से 18 विषय हैं, ये सारे आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको कवर करना है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की। भारत में कौन कौन से अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं या किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में शामिल कौन करता है, यानी कि इसका अधिकार किसके पास है। इतना कवर करने के तत्पश्चात आपको आना है संवैधानिक निकाय के क्षेत्र में, यानी कि संवैधानिक आयोग के क्षेत्र में। इस संवैधानिक आयोग में सबसे पहला और महत्वपूर्ण है वह है वित्त आयोग। आपको इसे करना कंपलसरी है, यानी कि मस्ट है वित्त आयोग कवर करना। इसके अलावा चूंकि हाल ही में कई राज्यों में चुनाव आयोजित करवाए गए हैं और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर कई राजनीतिक दलों द्वारा प्रश्न उत्पन्न किए जा रहे हैं, इसीलिए निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यूपीएससी एवं राज्य लोक सेवा आयोग। जब आप यूपीएससी एवं राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो यूपीएससी में सामान्यतः आपको क्या करना है, कवर करना है। तो यूपीएससी के क्या क्या कार्य हैं और यूपीएससी के कार्य के साथ साथ आपको इसमें सदस्यों एवं अध्यक्षों की किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है वो भी आपको कवर करना है। जैसे आप देखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की यद्यपि नियुक्ति जो है वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की यद्यपि नियुक्ति जो है वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाती है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष को हटाने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राज्यपाल उस सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड कर सकता है, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड कर सकता है, लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। इसी प्रकार से आप लोग कंपेयर करके संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एवं नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास। ये तीनों आपको कवर करने हैं। इसके अलावा महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये दोनों टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। महान्यायवादी से चूंकि 71 बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए 72 में एक उम्मीद की जा रही है कि संभवतः महाधिवक्ता से एक प्रश्न पूछा जाए। इसके साथ साथ आपको जीएसटी काउंसिल और कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये दोनों को कवर कर लेना है। इसके बाद यदि गैर संवैधानिक निकाय या संवैधानेतर निकाय की बात किया जाए तो गैर संवैधानिक या संवैधानेतर निकाय के अंतर्गत नीति आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष के रूप में अशोक लाहिड़ी की नियुक्ति की गई है, इसीलिए नीति आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट सीबीआई को भी आपको कवर करना है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके देख लेना है कि संरचना क्या क्या, जैसे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके उपाध्यक्ष कौन है। और हाँ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत जो केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उसे भी आपको देखना है कि 2026 में यह जो पुरस्कार है वह किसे प्रदान किया गया और इस पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी। नेक्स्ट आपको क्या कवर करना है, तो केंद्रीय सूचना आयोग कवर करना है और केंद्रीय सतर्कता आयोग कवर करना है और इसके साथ साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट, राजनीतिक दल आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, यानी कि वर्तमान समय में अभी कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो टोटल 6 प्रकार के 6 वर्तमान समय में राष्ट्रीय दल हैं। तो सारे आपको देख लेना है कि राष्ट्रीय दल के लिए एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब प्रदान किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए उसकी शर्तें क्या क्या है। इसके साथ साथ चुनाव सुधार भी पढ़ लेना है कि चुनाव सुधार के लिए हाल में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। हाल में कदम उठाने के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी समितियां हैं जो कि चुनाव सुधार के लिए समितियों का गठन किया गया था। इसके बाद आपको क्या देख लेना है, दल परिवर्तन कानून भी आपको कवर कर लेना है।
कवर कर लेना है। तो ये सारे टॉपिक हो गए इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत बुक का इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब इसे देखने के बाद हम लोग यह देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से कैसा नोट्स बनाया जाए कि वो जो नोट्स हो वो काफ़ी ज़्यादा कैची हो और कम समय में उसे एग्ज़ाम में शीघ्र रिवीजन किया जा सके। तो यदि हम लोग संवैधानिक निकाय की बात करें तो देखिए संवैधानिक निकाय का इसमें किस प्रकार से नोट्स बनाया गया है, ऊपर हेडिंग दे दिया हूं मैं संवैधानिक निकाय। अब संवैधानिक निकाय के साथ साथ इसमें एक तरफ पूरा लिखा हुआ है कि कौन कौन से वर्तमान समय में भारत में संवैधानिक आयोग हैं, जैसे निर्वाचन आयोग। संवैधानिक आयोग का मतलब होता है वैसी आयोग जिसका वर्णन संविधान के किसी न किसी अनुच्छेदों में देखने को मिलता है, यानी कि वैसा आयोग जिसका वर्णन संविधान में किया गया है वह हो गया संवैधानिक आयोग। तो वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, इसी प्रकार से वित्त आयोग हो गया, जीएसटी काउंसिल, ये जो सारे कमीशन हैं वे संवैधानिक आयोग हैं। तो अब इसका नोट्स कैसे बनाना है, तो यदि हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए, यह हो गया राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग में देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हो कि 6 वर्ष या 62 वर्ष, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है। अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है, अभी मैंने बताया था, लेकिन हटाने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को दिया गया है। इसका आधार होता है यूपीएससी की तरह यदि दिवालिया हो गया हो व्यक्ति, या कदाचार में लिप्त हो, या फिर कार्य करने में अक्षम हो, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट की एक सिफारिश की जाती है और वह जो सिफारिश है वह राष्ट्रपति उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य होता है। चूंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या राष्ट्रपति उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है या नहीं। तो इसी प्रकार से जब आप भी नोट्स बनाएंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड होगा आप उसे या तो हाईलाइट कर देंगे या फिर उसे अंडरलाइन कर देंगे। ये देखिए सेवा शर्त है कि राज्यपाल निर्धारित करता है, बस इतना ही लिखिए ताकि जल्दी आप इसे समझ सके। जैसे सेवा शर्त राज्यपाल निर्धारित करता है, वेतन और भत्ता राजकीय संचित निधि से मिलता है। इसी प्रकार से यदि बात करें यहाँ निर्वाचन आयोग की, तो ध्यान दीजिए ये जो निर्वाचन आयोग है देखिए तुरंत लिखा हुआ कि इसका अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। किस किस का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल, इसका चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग। इसके अतिरिक्त भारत में जैसे जो पंचायत का चुनाव होता है उसका चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है कि पहले निर्वाचन आयोग एक सदस्य था, तो 1950 से 1989 तक के 1 मेंबर यानी कि एक सदस्य आयोग था। 61वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, तो 18 वर्ष से एज कर दिया गया वोट करने का। तो इसी प्रकार से आप लोग भी सारे नोट्स बनाइए। जैसे यदि हम लोग इसमें चर्चा करें, अब देखिए दूसरा बात करते हैं थोड़ा संसद की। तो संसद में यदि हम लोग बात करें यहाँ बजट का, तो देखिए बजट के बारे में सारे फैक्ट्स इसमें कवर किया हुआ है कि बजट जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में बजट का कहीं पर भी चर्चा नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। पहले जो था 1924 ईस्वी में एक वर्ष समिति की रिपोर्ट पर रेल बजट और सामान्य बजट को अलग अलग कर दिया गया 1921 में, लेकिन 2017 में पुनः रेल बजट और सामान्य बजट को जनरल बजट में मिला दिया गया। तो इसी प्रकार से आप लोग भी नोट्स बनाए। जैसे संचित निधि है, तो संचित निधि का वर्णन आर्टिकल 266 में किया गया है। अब देखिए एक प्रश्न कई बार बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि संचित निधि पर किसका किसका वेतन जो है भारित होता है, तो सारे लिख देना है कि संचित निधि पर कौन कौन से भारित व्यय है। जैसे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो संचित निधि से प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से यदि अब बात किया जाए यहाँ देखिए संयुक्त बैठक की, तो संयुक्त बैठक जो है वह वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होता है। इसी प्रकार से साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक होता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की चर्चा की गई है, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करेंगे। यदि वो भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। इसका कोरम है 1/10। तो इसी प्रकार से आप लोग को भी नोट्स तैयार करने हैं ताकि एग्जाम के समय में कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सके। अब यदि संविधान संशोधन की बात करते हैं तो देखिए संविधान संशोधन में यदि
44वां संविधान संशोधन हम लोग एक संक्षिप्त में समझ लेते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन में क्या क्या कार्य किए गए थे, आपको इस प्रकार से पॉइंट वाइज पॉइंट बनाकर लिख देना है ताकि कम समय में एग्जाम में जल्दी रिवीजन कर सके। जैसे आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 एवं 21 लागू रहेंगे, इसकी चर्चा किया गया था अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन में। सिर्फ कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल को लागू किया जाएगा, इसका भी प्रावधान किया गया था 44वां संविधान संशोधन में। राष्ट्रपति जो है एक बार कैबिनेट की सलाह पर पुनर्विचार करेगा, इसका भी चर्चा किया गया था 44वां संविधान संशोधन में। कोरम का प्रावधान को पुनः बहाल कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन में। तो इस प्रकार से आपको भी क्या करना है, तो जो सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी पॉइंट्स को आपको कवर करना है। जैसे यदि बात किया जाए कटौती प्रस्ताव का, तो देखिए जो कटौती प्रस्ताव है टोटल 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। कंगारू प्रस्ताव, गिलोटीन, साधारण कटौती, निंदा प्रस्ताव पेश करने के लिए कारण बताना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से आप पॉलिटी के साथ साथ सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।